तीन इसके हैं, पेडागॉगी, एंड्रागॉगी और ये हिट्रोगॉगी। ठीक है, पेडागॉगी, एंड्रागॉगी और हिट्रोगॉगी, तीन है। तो ये वाला जो है आपका बिलो 18 और ये वाला आपका जो है 18 प्लस, और ये वाला जो है बोल सकते हैं हम आफ्टर हायर एजुकेशन, ये मान सकते हैं। तीन मॉडल है ये। मतलब ये वाली भी एडल्ट लर्निंग है और ये वाली भी एडल्ट लर्निंग है। लर्निंग है, ये जो है ये हाई लेवल पे है, ये वाली थोड़ी सी बिलो लेवल पे है। क्योंकि हम लोग एजुकेशन को पार्ट में जब बांटेंगे तो हम मतलब ऑब्वियसली हम लोग जो है तीन ही पार्ट में बांटते ही हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड हायर। अब हायर में तो उसका कोई अंत ही नहीं है सीखने का, कि लोग, बहुत से लोग 10-10 साल तक पीएचडी का या रिसर्च पेपर लिखते रहते हैं, करते रहते हैं, डिलीट करते हैं, कुछ करते हैं। तो हमारी जो एजुकेशन का जो स्पेशलिस्ट जो पार्ट है हायर एजुकेशन का 18 प्लस, अब आप इसी से अंदाजा लगा रहे होंगे कि अगर बिलो 18 का मतलब होगा जाके कि एक तरीके से इंटरमीडिएट के नीचे तक, तो 17-18 साल में इंटर कर लेता है बच्चा। ठीक है, आजकल तो नियम भी यही बन गया है। और इसके ऊपर जब जाते हैं तो हायर एजुकेशन पहुंच जाते हैं, हायर एजुकेशन का अंडरग्रेजुएट, और हायर एजुकेशन में भी और ऊपर जब हम जाते हैं, हमने बताया आपको कि सिंपल भाई सिंपल बीए एमए आजकल कोई भी कर लेता है जिस तरीके से, लेकिन उसके ऊपर की जो पढ़ाई करते हैं, जैसे आप लोग नेट की पढ़ाई कर रहे हैं, पीएचडी का कर रहे हैं, या और ये तो आर्ट की बात है, साइंस में चले जाओ तो साइंस में तो 10-10 साल तक के प्रोजेक्ट चलते रहते हैं, प्रोजेक्ट भी चल रहा है, थीसिस भी चल रही। पीएचडी कर भी हुई तो पीएचडी के बाद फिर पोस्ट डॉक फेलोशिप पे लिए जाते हैं, विदेश वगैरह जाते हैं, या यहीं पे पीडीएफ करते हैं कहीं कहीं पे, तो उसका अंत नहीं है पढ़ाई का। तो उसके उस वो जो लेवल है वो हिट्रोगॉगी है। ये जो सामान्य जो पढ़ाई लिखाई आप करते रहे अभी तक, भाई अभी अब ये आप पढ़ाई कर रहे हैं, कोई विद्यालय नहीं जा रहे, कुछ नहीं कर रहे, लेकिन तैयारी बहुत आपकी हाई लेवल की चल रही है, आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो ये सब हिट्रोगॉगी लेवल की है। लेकिन जब तक आप कॉलेज वाले जाते रहे तो वो एंडागॉगी टाइप के लेवल की बात हो गई। ठीक है, तो इसमें आप लिख लीजिए पेडागॉगी, पेडागॉगी में भी लिख लीजिए एक दो चीजें। पेडागॉगी मतलब पेडागॉजी लेवल एक ऐसा लेवल है, समझते भी जाइए, नोट भी करते जाइए पॉइंट। पेडागॉजी एक ऐसा लेवल है जिसमें हमने आपको पहले भी बताया था कि जिसमें स्टूडेंट एक तरीके से फ्री माइंड होता है। फ्री माइंड मतलब बर्डन उसे वैसे होगा कि टीचर पूछेगा या होमवर्क दिया है नहीं करके जाएंगे, मार का डर होगा, उसका डर होगा। वो अपने बारे में नहीं उतना सोच पाता है कि हाँ हमारे लिए कुछ कल्याणकारी है, हमारे लिए ये प्रॉफिट है इसका पढ़ाई लिखाई का, ये नहीं सोच पाता। वो केवल मतलब डर की वजह से और समाज के डर की वजह से अपने आप को दिखाने के लिए हमारे नंबर अच्छे हैं इसके लिए जरूर वो पढ़ता है। ये एक ऐसा लेवल है, मतलब अपने भविष्य के बारे में, करियर के बारे में नहीं सोच पाता। हम ही लोग जब इंटरमीडिएट उससे नीचे लेवल पे थे तो अपना पढ़ाई लिखाई और एंजॉय, खूब खेल खेलना, यही सब चीजें थी भविष्य का। तो अब चिंता होती है कि अब उस लेवल का अब लगता है कि हाई स्कूल इंटर में पढ़ाई और अच्छी कर ली होती तो और अच्छे हो गए होते और अच्छा हो जाता। तो ये एक ऐसी स्थिति है, इसमें एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है। किसको? टीचर को। टीचर को एक्सटर्नल फोर्स लगाना पड़ता है, यानी कि बाह्य मतलब जो है, मतलब बल लगाना एक तरीके से। इसमें टीचर को यही सारे पॉइंट लिखते जाइएगा ऐसे ही। ठीक, एक्सटर्नल फोर्स लिख लीजिए। ये अवस्था 18 साल के नीचे तक की अवस्था है, ये लिख लीजिए। लिख ही लिया हुआ है तो।
और लिख लीजिए इसमें एक पॉइंट, इसमें आंतरिक प्रेरणा, इसमें आंतरिक प्रेरणा प्रभावी नहीं होती है, बल्कि बच्चे बाह्य प्रेरणा से पढ़ते हैं, बल्कि बच्चे बाह्य प्रेरणा से पढ़ते हैं। बच्चे बाह्य प्रेरणा से पढ़ते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि वो टीचर के दबाव की वजह से, माता पिता के दबाव की वजह से, और कोई भी एक्सटर्नल वेरिएबल ऐसा हो सकता है उसकी वजह से वो पढ़ते हैं। उनको खुद से ये चीज नहीं मालूम है कि हमारे लिए ये कोई यूजफुल है, इसलिए हम पढ़ें इसको। तो ये लेवल है, लेकिन अब स्टार्टिंग का लेवल कम होता है, उसका 18 ईयर पहुंचते पहुंचते बच्चा समझदार हो जाता है। कुछ बच्चे तो ग्रेजुएशन तक में भी वही व्यवस्था उनकी रहती है, कुछ बच्चे इंटरमीडिएट में भी बहुत समझदार हो जाते हैं। तो हम लोग जो भी बात करते हैं हमेशा वो एक जनरलाइजेशन होता है, सामान्यीकरण। सामान्यीकरण जैसे हम लोग कहते हैं कि नहीं 11 महीने में बच्चे जो है खड़े होकर चलने लगते हैं, तो ये एक सामान्यीकरण जरूरी नहीं, बहुत से बच्चे 13 महीने में चलने से, कुछ बच्चे 10 ही महीने में चलने लगते हैं। लेकिन जो अधिकांशतः जो चीज देखी गई है हम लोग उसकी बात करते हैं, उस तरीके से है। ठीक है, इसके बाद लिख लीजिए आप एंडागॉगी। इसमें मतलब ये इसको एंडागॉगी को एक तरीके से हम लिख लीजिए, इसको वयस्क अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं, वयस्क अधिगम का सिद्धांत भी कहते हैं। अब इसको आप सोशली भी समझ सकते हैं कि इसको वयस्क अधिगम सिद्धांत क्यों कहेंगे। हमारे यहाँ पे एज कितनी है वयस्क होने की, वयस्क होने की उम्र कितनी है, 18 साल है। वो 18 साल के बाद आपके बहुत सारे अधिकार आपको मिल जाते हैं, आप वोट डाल सकते हैं, मतदान कर सकते हैं, और बालिग उसमें हो जाते हैं, आपके छूट नहीं होती है, मतलब अकाउंट वगैरह पहले खुलता था तो माता पिता के भी साइन है, इसमें कुछ नहीं। तो वयस्क तो उसी से समझ लीजिए, इसी से देखिए, इसीलिए इसको वयस्क अधिगम सिद्धांत भी कहते हैं। देखो इसमें जो पहले वाली स्टेज थी ये वाली, इसमें क्या होता है, बच्चे को क्या पढ़ना है, क्या पढ़ना है ये पता होता है, कैसे पढ़ना है ये नहीं पता होता है। इस वाली स्टेज में बच्चे को ये पता होता है क्या पढ़ना है, ये भी पता होता है कैसे पढ़ना है। भाई सिलेबस आपके पास होता है इस लेवल में, तो सिलेबस आप देख के जानते हैं कि क्या पढ़ना है, ठीक है, कैसे पढ़ना है। ये भले नहीं पता होता क्यों पढ़ना है, समझिए, मतलब क्या पढ़ना है इस लेवल पे बस इतना पता होता क्या पढ़ना है। भाई टीचर ने होमवर्क दे दिया या बता दिया क्या पढ़ना है, पता मतलब कैसे पढ़ना है, कहाँ से मिलेगा वो, कहाँ सिलेबस ढूंढेंगे। आजकल हम लोग इस लेवल पहुंचते पहुंचते हम गूगल से, यूट्यूब से कहीं ना कहीं ढूंढ के किताबें लाइब्रेरी से हम ढूंढ लेते हैं। ठीक है, इस वाले लेवल पे हम और ऊपर पहुंच जाएंगे, बाद वो तो बाद की बात करेंगे। इसमें नोट कर लीजिए आप, इस अवस्था में क्या पढ़ना है यह पता होता है, कैसे पढ़ना है यह बालक सोचने की क्षमता रखता है, यूज करे या ना करे, सोचने की क्षमता रखता है, अथवा कैसे पढ़ना है यह शिक्षक बताता है, कैसे पढ़ना है यह शिक्षक बताता है। अगला बिंदु इसमें लिख लीजिए, ये तो लिख लिया एडल्ट, मतलब एडल्ट लर्निंग थ्योरी, इसमें लिख लीजिए
वयस्क अधिक आत्म केंद्रित होते हैं, वयस्क अधिक आत्म केंद्रित होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं मतलब। आगे लिखिए इसमें, वयस्क सक्रिय अभ्यास और भागीदारी के द्वारा सीखते हैं। कंटिन्यूअस प्रैक्टिस और पार्टिसिपेटिंग के द्वारा सीखते हैं वयस्क। अगला लिखिए, वयस्क अधिगम अनुभव पर आधारित होता है। वयस्क अधिगम अनुभव पर आधारित होता है। तो पहला वाला था वयस्क सक्रिय अभ्यास और भागीदारी के द्वारा सीखते हैं। और वयस्क अधिगम अनुभव पर आधारित होता है। मॉडल में शिक्षक की भूमिका ट्यूटर और संरक्षक के रूप में होती है। ट्यूटर और संरक्षक के रूप में होती है। इस मॉडल में शिक्षक की भूमिका ट्यूटर और संरक्षक के रूप में होती है। अब आप लिख लीजिए हेटरोगॉगी। मतलब ये तीनों मॉडल एक तरीके से आप अगर वैसे ही अगर देखें सीधे सीधे, तो ये वाला जो है वही है कि मतलब टीचर पे बेस्ड है पूरा, मतलब टीचर की जिम्मेदारी है। ये वाला जो है वो स्टूडेंट प्लस टीचर दोनों की है। और ये वाला जैसे कि हमने आपको और हाई लेवल वाला बताया था, इसमें जो है इसमें स्टूडेंट ठीक वही रोल में जैसे इसमें टीचर है। मतलब स्टूडेंट की इसमें ज्यादा, मतलब इसमें जो मुख्य जो पार्ट है मतलब इस शिक्षा का, इसमें शिक्षक है, इसमें शिक्षक शिक्षार्थी दोनों मिलकर करते हैं, इसमें शिक्षक शिक्षार्थी करता है। ठीक है, जैसे कि हमने आपको उदाहरण उस दिन दिया था कि जैसे सिनॉप्सिस वगैरह लिखनी हुई, कुछ करनी हुई, तो टीचर बताता कभी कुछ नहीं, तुम्हें अपना ढूंढ ढांड में कहीं से लिख के लाओ, वो फिर उसमें कमी बता देगा, ये नहीं बता देगा सही कैसे किया जाएगा, फिर तुम ढूंढ ढांड लेकर फिर उसमें कमी बता देगा, फिर नहीं बताएगा सही कैसे करना है। तो मतलब ये है कि मतलब अब तुम खुद ही करो, तुम्हें क्या करना क्या नहीं करना तुम खुद ही करो, वो वाली स्थिति होती है हेटागॉगी में। ये हेटागॉगी में ये माना जाता है कि मतलब भाई पहले हो गया आपका जो है ये वाली जो स्टेज पेडागॉजी वाली हो गई, ये बिलो 18 ईयर है, यानी कि वही बाल्यावस्था किशोरावस्था वाली स्थिति है। उसके ऊपर जब बच्चा पढ़ेगा तो उसको वयस्कावस्था बोलते हैं, वयस्क हो गया। ठीक है, या उसको जो है हम लोग परिपक्वता की अवस्था भी बोल सकते हैं, मैच्योर्ड भी बोल सकते हैं। और उसके बाद की जो अवस्था है, मतलब जो हम इसमें बात कर रहे हैं हेटागॉगी में, तो वयस्क के बाद तो कोई अवस्था है ही नहीं। हम लोग अगर साइकोलॉजी के हिसाब से अगर डिवाइडेशन अगर करें तो 4 ही डिवाइडेशन में से मिलते हैं, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और सीधे सीधे जो 3 अवस्थाएं हैं आगे, यानी कि प्रौढ़ावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, इन तीनों को मिला के एक कर दिया गया है। अर्नेस्ट जोन्स ने बताया था, तीनों को जोड़ के एक कर दिया गया है वयस्कावस्था, यानी कि वयस्क व्यक्ति हो गया। वयस्क के बाद शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में वृद्धों का तो अध्ययन करेंगे नहीं, शिक्षा के शैक्षिक परिप्रेक्ष्य में, इसलिए सीधे सीधे शैशवावस्था का हमें अध्ययन जरूरी होता है, बाल्यावस्था का जरूरी होता है। जैसे कि मान लो आप अगर एमएड के थ्रू अगर बीएड में अगर पढ़ाते हैं, तो हम बीएड में बच्चों को वैसे ही पढ़ाएंगे क्योंकि उन बच्चों को अभी हम ये भी बताएंगे कि शिक्षण और प्रशिक्षण में अंतर क्या है, क्योंकि वो टीचर तैयार कर रहे हैं उन बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो हमको उसी हिसाब से उनको जो है मतलब बताना पड़ेगा। ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा, मतलब हमें करना पड़ेगा। या किसी भी लेवल का कोई बच्चा हो, कि आप अगर बीए या उसमें पढ़ा रहे हैं, कोई सब्जेक्ट कुछ पढ़ा रहे हैं, कर रहे हैं हायर में,
तो हमें देखना पड़ेगा कि इन्हीं में से बच्चे जो है डीएलएड करेंगे या बीएड करेंगे, फिर वो नीचे लेवल पाएंगे, क्योंकि ऊपर का लेवल तो बहुत कम है। हाई लेवल पे तो आते आते कमताई हो जाती है, मतलब कम हो जाते हैं। आजकल मान लो सेल्फ फाइनेंस है, उससे बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन हायर में वैसे प्राइमरी में ज्यादा है, सेकेंडरी में उससे कम है, और हायर में और कम है, और वैकेंसी तो सारी चीजों की कमता ही है। तो उसका कारण यही है कि एक टीचर जो है वो कई सारे टीचर तैयार कर रहा है। भाई हायर का एक मान लो एमएड का टीचर है, एमएड करे हुए बीएड को पढ़ा रहा है, तो कई टीचर तैयार कर रहा है वो, क्योंकि वो शिक्षण नहीं कर रहा है, वो कर रहा है प्रशिक्षण। प्रशिक्षण का मतलब ये है कि हम तुमको प्रशिक्षित कर रहे हैं, तुमको ट्रेनिंग दे रहे हैं, कि तुमको तैयार कर रहे हैं कि तुम अब बच्चे तैयार करोगे, या वो ट्रेनिंग किसी भी चीज की हो सकती है, किसी भी प्रकार के उत्पाद की हो सकती है, प्रोडक्शन की हो सकती है। तो ट्रेनिंग थोड़ा सा अलग चीज है। जैसे जैसे बीएड है, डीएलएड है, ये सारे ट्रेनिंग कोर्स हैं। बीकॉम है, बीए है, ये आपके ट्रेनिंग कोर्स नहीं, ये आपकी एकेडमिक एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, ठीक है ना। जैसे एलएलबी है, ये ट्रेनिंग कोर्स है। बीएमएस है, बीएचएमएस है, डी फार्मा है, ये सब ट्रेनिंग कोर्स है। भले वो लोग फॉर्म भर देते हैं, डिग्री खरीद लेते हैं जाके, वो एक अलग चीज, लेकिन ट्रेनिंग है। ट्रेनिंग में गैप का कोई मतलब नहीं होता है। ट्रेनिंग वाले कोर्स प्राइवेट होते हैं, बीएड सुना कोई प्राइवेट होता हो? यहाँ तक कि जो एमए का एजुकेशन है वो तक तो प्राइवेट होता नहीं है। तो फैजाबाद यूनिवर्सिटी कराती थी केवल, बस, वो भी कुछ नहीं, क्योंकि वो ऐसा कोर्स ही है कि भाई टीचर एजुकेशन शिक्षा उसमें दी जा रही है, वो तो ट्रेनिंग ही टाइप का है। तो ये इसमें है। तो इसमें लिख लीजिए कि मतलब इसमें चूंकि शिक्षक का महत्व कम होता है, शिक्षार्थी का ज्यादा होता है, उसी प्रोस्पेक्टिव में लाइन लिखिए, इसे स्वनिर्धारित शिक्षा के रूप में जाना जाता है। इसे स्वनिर्धारित शिक्षा के रूप में जाना जाता है। ठीक है, अगला लिख लीजिए, यह छात्र केंद्रित निर्देशात्मक रणनीति है। यह छात्र केंद्रित निर्देशात्मक रणनीति है जो स्वायत्तता, ठीक है, स्वायत्तता वर्ड शायद नहीं समझ में आएगा, लिख लीजिएगा ऑटोनोमस, जो स्वायत्तता एवं क्षमता के विकास पर बल देती है। क्षमता के विकास पर बल देती है, ठीक है, क्षमता के विकास पर बल देती है। कुल मिला के ये समझ लीजिए, स्वायत्तता का मतलब एक तरीके से हो गया, ऑटोनोमस का मतलब हो गया जैसे कि आपकी इच्छा है। भाई आप एक ऐसा लेवल होता था कि जेब खर्च के लिए पैसा लेके आते करते थे कि भाई बस पे ही बैठ के जाते थे, बस पे ही छोड़ के आते थे, आपको आप स्वायत्तता नहीं थी आपकी। स्वायत्तता का मतलब एक तरीके से स्वतंत्रता से ही है। जैसे कि हमारे यहाँ जो न्यायालय है वो स्वायत्त है, या कोई भी बॉडी हो सकती, कोई भी एजेंसी हो सकती, स्वायत्त होती, मतलब उसके ऊपर किसी का नियंत्रण नहीं है। तो वही स्वायत्तता है कि मतलब इस अवस्था में बच्चे उनमें स्वायत्तता होती, कहीं भी घूमने जाने की, कुछ करने की, कुछ पढ़ाई लिखाई करने की स्वायत्तता होती है, और स्वायत्तता इसमें प्रदान करी जाती है। मतलब स्वायत्तता और क्षमता के विकास पर बल देती है। भाई जिसकी जितनी क्षमता होगी उसी हिसाब से वो आगे बढ़ेगा। कुछ लोग पढ़ाई लिखाई करने के बाद बिजनेस करते हैं, कुछ लोग खेती करते हैं, कुछ लोग चेंज करके कुछ और ही करते हैं, जो मतलब बिना पढ़े लिखे भी कर सकते कोई दुकान या कुछ भी, और कुछ लोग और ऊपर चले जाते हैं। तो ये सब क्षमताओं पे है। स्वायत्तता का मतलब है कि वो स्वायत्त है भाई अपने लिए, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता दी गई है, वो अपना चाहे जो करें। तो स्वायत्तता का मतलब यही है, स्वायत्तता का मतलब होता है किसी का कोई वर्डन ना होना। आपकी स्वायत्तता है कि आप कहीं घूमने जा रहे हो, आपकी स्वायत्तता है कि आप पढ़ रहे हो, ये स्वायत्तता ऑटोनोमस है आप उसके लिए। हाँ, इंडिपेंडेंट है, लेकिन सब मतलब हम थोड़ा सा उसको मतलब, क्योंकि फिर हम अगर हाँ सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगा। और जो स्वायत्तता की हम जो बात वैसे हम कर रहे हैं, जैसे कि हम एजेंसीज की बात कर रहे हैं, जैसे कि शिक्षा जो है वो स्वायत्त नहीं है। स्वायत्त इसलिए नहीं कि सरकार का उस पर नियंत्रण स्थापित है। सरकार अपने हिसाब से करती है कि कहीं लैपटॉप बांट दिया, कहीं कुछ कर दिया, कहीं सबको प्रमोट कर दिया, कुछ कर दिया, शिक्षा की धज्जियां उड़ी हुई हैं। तो ये स्वायत्तता नहीं है। जैसे कि न्यायालय है अपने, तो वो उनमें उनमें स्वायत्तता है। और स्वायत्तता किसमें? जैसे कि सीबीआई, उसमें स्वायत्तता है, ये अपने हिसाब से। राह स्वायत्तता है। रक्षा में मतलब
डायरेक्टली थोड़ा बहुत हस्तक्षेप है, लेकिन लगभग स्वायत्तता है, वो डिसीजन अपना ले सकती है। तो स्वायत्तता का मतलब है कि हमारे ऊपर किसी का वो नहीं है, हम स्वतंत्र हैं अपने आप में, मतलब कुछ करने के लिए हम देश के प्रति समर्पित हैं, संविधान का पालन करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन हमें स्वायत्तता प्रदान है। अच्छा, ऐसे ही कुछ जैसे आपने देखा होगा कि यूनिवर्सिटी है, जो डीम्ड यूनिवर्सिटी होती है वो ऑटोनोमस होती है सब सारी। डीम्ड यूनिवर्सिटी का मतलब जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, तो उनके ऊपर कोई राज्यपाल का या वो जो रूल एंड रेगुलेशन जो यूनिवर्सिटी के कानून उस प्रदेश के होंगे वो तो लागू होंगे वो, लेकिन वो कब छुट्टी करना है, कब कोर्स को घटाना है, कब कोर्स को बढ़ाना, क्या करना है, वैसा तो है नहीं कि उनका सेमेस्टर 8 महीने हो जाएगा। नियम तो यही रहेंगे, लेकिन वो ऑटोनोमस है। हमें नहीं पता था, बाद में पता चला कुछ कॉलेज भी है वो ऑटोनोमस है। मतलब वो ऑटोनोमस मतलब वो, जैसे कि हमारा कॉलेज क्या है, आपका कॉलेज क्या है, जब पढ़ने तो यूनिवर्सिटी के थ्रू वो है, यूनिवर्सिटी से जुड़ा हुआ है भाई, यूनिवर्सिटी जैसा चाहिए वैसा करते, तो ऑटोनोमस नहीं है। ऑटोनोमस का मतलब है कि अब जैसे कि अब यूनिवर्सिटी हो गया तो ऑटोनोमस है। ऑटोनोमस का मतलब ये हो गया कि अपना किसी का कोई उसके नियम कानून ना थोपे, ये चीज है। बहुत सारी बता दो, जैसे जितनी यूनिवर्सिटीज हैं ये अपना पेपर खुद ही बनाती हैं, कुछ करती हैं, मूल्यांकन खुद ही करते हैं, डिग्री खुद ही बांटती हैं, तो ये ऑटोनोमस है, इसीलिए तो कर रही है। तो ये ऑटोनोमस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट। अगला लिखिए इसमें क्या पढ़ना है व कैसे पढ़ना है, दोनों दोनों जानता है। तो थोड़ा शॉर्टली लिखा रहे हैं, क्या पढ़ना है व कैसे पढ़ना है दोनों ही जानता है, मतलब जो भी पढ़ने वाला है वो दोनों ही जानता है। क्या कैसे सब पता है उसे, क्या कैसे क्यों सब पता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पढ़ाई करने आ रहे हो, मान लो एक छोटा सा उदाहरण है, तो आप लोग क्यों आ रहे हो, दिमाग में सेट है ना, दिमाग में कि नहीं यार कुछ कुछ नहीं तो हो जाएंगे, कुछ नहीं तो सेल्फ फाइनेंशियल लग जाएंगे, कुछ तो कुछ ना से तो कुछ अच्छा है, पढ़ाई लिखाई हमने इतनी करी। तो क्योंकि आप ये जानते हैं क्या पढ़ना है, आपको मालूम है सिलेबस आपके पास है, आपने ढूंढा होगा, देखा होगा, नहीं हमको एजुकेशन चाहिए, हमको नेट का, आप आईएसपी से थोड़ा ना पढ़ने लगे, क्या पढ़ना है पता है आपको, ठीक है। कैसे पढ़ना है तो आपको पता है कि हमको कोचिंग आके पढ़ना है या सेल्फ पढ़ना, कैसे पढ़ना है। अच्छा, सबसे मेन चीज उसके आलोक में, उसके मतलब उसके गर्त में होता वही है कि क्यों पढ़ना है, सबसे मेन चीज। तो आपको आप क्योंकि वही चीज, वो लाइन बोली जाती है कि मरता तो क्या ना करता वाला हाल, कि भाई आपको जब नीड जब होती है तब ऑटोमेटिक जो है मतलब अंतर्दृष्टि जागृत हो जाती है। जैसे हमने अंतर्दृष्टि का अधिगम को सिद्धांत बताया था कि जब नीड होगी, भूख लगेगी, तो क्या होगा, कुछ आप खाना खाएंगे, अब खाना खाना खाने के लिए आप कुछ मेहनत करेंगे, कुछ करेंगे, सारी चीजें उसी तरीके से होती हैं। तो इसमें वो बच्चा मतलब ये सब चीजें जानता है, करता है, किशोरावस्था तक वो डिपेंड रहता है, जानता है कि किशोरावस्था तक उसका किशोरावस्था की स्थिति तो ज्यादा ही होती है, वो तो अपने आप को पूरा व्यक्ति समझता है, वो सोचता है हम तो बहुत मतलब बड़े हो जाएंगे, उसको मार पीट की आदतें और सब कुछ उसी टाइम होता है, तो उसको लगता है वही स्थिति ऐसी होती है, उसके बाद फिर वो समझदार हो जाता है, जानता है कि कोई फायदा नहीं इससे सबसे, और उससे छोटे लेवल पर तो उसे कोई मतलब ही नहीं होता है। क्या करना है उसे, 10-10 रुपए की जरूरत है, पापा मिस मांग लिए जाके, वो पेंसिल लानी, ये लाना, वो लाना करना। लेकिन जब बच्चा बच्चा जब बड़ा होता है, 18 ईयर के ऊपर पहुंचता है, तब ये सोचता है कि हम कम से कम कुछ तो करें अपने लिए। तो ये जो सोच उसके अंदर डेवलप होती है, ये स्थिति ही हेप्टागॉगी को जन्म देती है। अगला लिख लीजिए, सीखने वाला स्वयं सीखने वाला स्वयं के सीखने के केंद्र में होता है। सीखने वाला स्वयं के सीखने के केंद्र में होता है। पेडागॉजी वाला थोड़ा सा हमने केवल कॉन्सेप्ट बताया था, कुछ पॉइंट छूट गए, तो पेडागॉजी करके हेडिंग फिर से डाल लो, वहां पर जगह नहीं होगी, वो पढ़ना आपको है तो आप ये और वो मिला के पढ़ लीजिएगा। इसमें कुछ पॉइंट छूट गए, तो उसमें केवल कॉन्सेप्ट बताया था हमने, एक्सटर्नल फोर्स बताया था, बिलो 18 ईयर बताया था, इसके भी कुछ विशेषताएं, कुछ पॉइंट लिख लीजिए।
क्या छोटे बच्चों क्या लीडिंग चिल्ड्रन बोल सकते हैं क्या? क्या बोल सकते हैं? छोटे बच्चों को क्या लीडिंग चाइल्ड बोल सकते हैं? क्या बोल सकते हैं? लीडिंग चिल्ड्रन बोल सकते हैं क्या? आप बताइए। क्योंकि बोल ही सकते होंगे। इसमें लिख लीजिए, यह शिक्षक केंद्रित है। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। जैसे उसमें हमने बताया कि इसमें छात्र का मुख्य रोल होता है, हेटरोगॉगी में ये शिक्षक केंद्रित है। मतलब अब ये देखिए कि शिक्षा की प्रणाली हमारी बाल केंद्रित है, लेकिन जो शिक्षा की जो शिक्षा के लिए जो जिम्मेदारी जिसकी बनती है, उस जिम्मेदारी की बात है कि शिक्षक केंद्रित है। मतलब शिक्षक के ऊपर ज्यादा दारोमदार है। इसमें शिक्षक नहीं बच सकता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है छोटे बच्चों को पढ़ाने में। हायर वालों को तो बस ऐसे थोड़ा बहुत बता दिया तो काम चल जाता है। समझदार होते हैं बच्चे, खुद ही समझ है, उनको तो हल्का इशारा चाहिए होता है। पढ़े हुए तो पहले ही होते हैं। आप लोगों को ये सब पढ़ा ही हुआ है, बस थोड़ा सा आपको केवल बस थोड़ा सा गाइडेंस एंड काउंसलिंग करी जा रही बस। छोटे बच्चों क्या है, उनको बिल्कुल पढ़ाना रटाना मतलब बहुत ही टेढ़ी खीर है। सबके बच्चों का नहीं। इसीलिए भारत सरकार ने पहले सिस्टम किया था कि 50% उसमें महिलाओं की भर्ती करी जाएगी, कि ये थोड़ी सी ज्यादा दयालु, ज्यादा मतलब सिंपैथी इनके अंदर होती, सहानुभूति। और पुरुष अध्यापकों में नहीं होती, वो तुरंत मारने पीटने लगेंगे जैसे परेशान करेंगे बच्चे। तो अभी तो हालांकि उसको खैर अभी हटा दिया गया, ज्यादा लोगों ने मांग मांग करी। नहीं मतलब जूनियर क्या मतलब, हम यहाँ, हाँ वही कह रहे, छोटे बच्चों की बात कर रहे हैं उनको तो हाँ, उनके बस का उनके नहीं संभल पाएंगे। हम्म। अब वो कह रहे हैं कि और जो मतलब कुछ ईश्वर ने ही कुछ ऐसा कुछ बनाया हुआ है कि महिलाओं को क्या है, मतलब उनके अंदर थोड़ी सहानुभूति और वो दोनों चीजें होती हैं, मतलब वो झेल सकती हैं भाई। सास बहू नंद और ये सिस्टम सब महिलाओं में ही होता है। झेलती रहती हैं। ये है पुरुषों में हो तो क्या हो, तुरंत लड़ाई दंगा हो जाए, इतना अंतर होता है। तो कुछ ऐसा सिस्टम है, कुछ मतलब ईश्वरीय कुछ नेचुरली ऐसा होता है कि नहीं, किसी के अंदर ना हो एक अलग बात है, लेकिन ईश्वर ने भाई माँ को ही क्यों चुना पालन पोषण करने के लिए? कुछ तो कोई चीज तो ऐसी हो गई उसमें अंदर कि कुछ अलग है। तो वही सारी चीजें हैं। तो उसमें क्या है कि शिक्षक की जिम्मेदारी ही ज्यादा है। वही चीज हम बता रहे थे आपको। अगला लिख लीजिए, पॉइंट ही वाइज लिखते जाए। शिक्षार्थी कॉमा प्रशिक्षक पर ही निर्भर है। शिक्षार्थी कॉमा प्रशिक्षक पर ही निर्भर है, जो उसको ट्रेंड कर रहा है या पढ़ा रहा है। मतलब शिक्षक भी लिख सकते हैं, प्रशिक्षक शिक्षक दोनों में से कुछ भी। नेक्स्ट है, शिक्षक क्या पढ़ना है व कैसे पढ़ना है यह बताता है। शिक्षक क्या पढ़ना है व कैसे पढ़ना है यह बताता है। मतलब ये एक तरीके से वही आप बात समझ लीजिए सीधे सीधे कि टीचर बच्चों को एबीसीडी अगर पढ़ानी है तो एबीसीडी, ये तो कहता नहीं एबीसीडी पढ़ के लाना, याद करके लाना, क्योंकि उसकी तो अभी तो ये मतलब बोला गया है कि बालक को कोरी पटिया कहते हैं या कोरा कागज की तरीके से होता है बालक। तो वो तो स्थिति उसकी जीरो है, उसको थोड़ी ना लिख के लाएगा। टीचर टीचर क्या करती है उसमें, ए बी सी डी लिख दिया, बच्चे लिख के लाते हैं, उसमें करते हैं। तो एक ऐसी स्थिति एक होती है, वही चीज यहाँ पे ये लिखी हुई है कि क्या और कैसे बताती है कि ए अगर बनाना है तो बेटा ऐसे हाथ पकड़ के से बताती है। तो क्या और कैसे दोनों ही चीजें, मतलब छोटे लेवल की बात है, बट बाल और ऊपर चले जाते हैं, और जो ऊपर के और ऊपर निकल जाते हैं तो हम लोग एंडागॉगी में पहुंच जाते हैं। तो स्टार्टिंग की स्टेज की बात है, मतलब एकदम से आगे नहीं। अब उसके आगे की थोड़ा सिस्टम चेंज हो जाता है कि आज क्या हम बोल रहे हैं, आप लोग लिख रहे हैं। लेकिन एक स्थिति ऐसी होती है कि टीचर को बोर्ड पर जितना लिखता है उतना ही लिख पाता है बच्चा, भाई बोल के वो शब्दों को नहीं समझ पाता अभी।
नहीं लिख पाता, बहुत बहुत गलतियां करता है। हमको ही याद है कि मतलब एक पढ़ाई अपनी करते थे तो बोर्ड पे लिखा जाता था, लेकिन एक स्थिति ऐसी आई कक्षा 6 7 8 में, मतलब कक्षा 6 में लगभग, कि मतलब बोला जाता था तो लिखते थे। लेकिन उससे पहले की स्थिति ऐसी थी कि वही लिखते थे जो बोर्ड में लिखा जाता था, क्वेश्चन आंसर जो भी था सब बोर्ड में टीचर ने लिख दिया तो उतार लिया। वही बहुत बड़ी चीज थी। तो क्या कैसे दोनों ही बात उसमें थी। अगला लिख लीजिए। शिक्षार्थी बहुत कम अनुभव प्राप्त कर पाते हैं। शिक्षार्थी बहुत कम अनुभव प्राप्त कर पाते हैं। इसके बाद है, एक मानकीकृत पाठ्यक्रम से पढ़ाया जाता है। एक मानकीकृत पाठ्यक्रम से पढ़ाया जाता है। टीच्ड विद स्टैंडर्ड करिकुलम। स्टैंडर्ड एक तरीके से समझ लीजिए, उसी को हिंदी में मानकीकृत बोलते हैं, स्टैंडर्ड को मानकीकृत पाठ्यक्रम से पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट है, प्रेरणा बाहरी दबाव से होती है। इसको लिख लीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कैसे। प्रेरणा बाहरी दबाव से होती है, कॉमा, ग्रेड के लिए प्रतिस्पर्धा होती है। ग्रेड के लिए प्रतिस्पर्धा होती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि हमारे नंबर ज्यादा अच्छे हैं, हमारा ग्रेड ज्यादा अच्छा है, प्रेरणा इसको लेके होती है। प्रेरणा इंटरनली नहीं होती है कि मतलब हम अच्छे नंबर लाएं, प्रेरणा इस चीज लेके होती है कि अगल बगल वालों से हमारे ज्यादा नंबर आए, मतलब ये बाहरी प्रेरणा हुई, मतलब आंतरिक नहीं है। इंटरनली हमें पता ही नहीं कि हम अगर पढ़ेंगे लिखेंगे हमारे यही काम आएगा। हम लोग कोई भी एंट्रेंस देते हैं, कुछ करते हैं, हम लोग वही पढ़ाई जो हिस्ट्री और जो कुछ हमने जो हल्का हल्का सा पढ़ा हुआ था अंग्रेजी, सब वही पढ़ना पड़ता है दोबारा। मैथमेटिक्स कुछ भी अलग नहीं है। कठिनाई स्तर उसका भले बढ़ जाता है, काम समय चाल समय के सवाल हैं, कुछ है तो कठिनाई स्तर बढ़ जाएगा, लेकिन रहता वही। फिर पढ़ते हैं दोबारा हम लोग, क्योंकि उस टाइम हमारा क्या था, बाहरी प्रेरणा की वजह से हम पढ़ रहे, आंतरिक प्रेरणा से नहीं पढ़ रहे थे, हम अपना काम चला रहे थे, हम रट रहे थे, चीजों को समझ नहीं रहे थे। नेक्स्ट है, इसमें विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें विभिन्न शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है। ये पीछे देखिए, शिक्षण के लक्षण बताए थे क्या? हमने नहीं बताए थे। मतलब इसके बाद ये एक दो पॉइंट और इसमें है, मतलब एक दो हेडिंग, उसके बाद ये खत्म ही है। फिर हम लोग इसके थोड़े क्वेश्चन वगैरह करेंगे। लक्षण नहीं बताए थे, जनरल ऐसे बता रहे थे। और फिर हम लोग वो पढ़ेंगे हायर वाला, जो कुछ शिक्षा से संबंधित चीजें हैं, वो पढ़ लेंगे हम लोग। तो शिक्षण का लक्षण लिख लीजिए, शिक्षण के लक्षण। ये तो मॉडल ऑफ टीचिंग था। शिक्षण के लक्षण।
देखिए इसमें शिक्षण मतलब एक तरीके से ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग है कि शिक्षण की क्या विशेषताएं हैं। तो हम लोगों ने जो अभी तक पढ़ा है हम उसी में से पॉइंट पॉइंट लेंगे, कुछ अलग नहीं है। तो जैसे कि पहला तो यही है कि भाई शिक्षण है क्या, तो शिक्षण शिक्षक और शिक्षा छात्र के बीच की अंतर क्रिया है, इंटरेक्शन बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर, ये है। तो एक प्रभावी अंतर क्रिया है, मतलब एक इम्पैक्टफुल एक प्रक्रिया है मान सकते हैं। इसमें पॉइंट लिखिए, ये वाला तो लिखा ही हुआ है, या लिखे ना लिखे, अगला लिख लीजिए। शिक्षण कला भी है व विज्ञान भी है। शिक्षण कला भी है व विज्ञान भी है। देखो कला कैसे है, कला इसलिए है क्योंकि वह शिक्षण में क्या है, रचनात्मकता है, क्रिएटिविटी है, ठीक है, और कौशल, स्किल, ये चीजें, रचनात्मकता है, कौशल है, मतलब शिक्षण कौशल है और रचनात्मकता है। इसमें विज्ञान इसलिए क्योंकि तकनीकी है, विज्ञान में हम लोग तकनीकी का प्रयोग करते हैं, तकनीकी कौशल है। एक तरीके से ये रचनात्मक कौशल था और ये तकनीकी कौशल, इसलिए ये जो है रचनात्मकता है, शिक्षण कौशल है, इसलिए कला है। विज्ञान किस लिए, क्योंकि तकनीकी और कौशल है इसमें, मतलब तकनीकी से संबंधित। तो इसलिए शिक्षण को कला विज्ञान दोनों मानेंगे। क्रिएटिविटी आपकी है वो शिक्षण में, वो उसको उसके कला के पक्ष को उजागर करती है। लेकिन आप टेक्निकली पढ़ा रहे हैं या टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, हमने टेक्नोलॉजी भी आपको बताई थी कि टेक्नोलॉजी इज टू टाइप, टेक्नोलॉजी इन टीचिंग, टेक्नोलॉजी टू टीचिंग, ये दोनों चीजें बताई थी। तो वो आपका एक तरीके से विज्ञान है कि विज्ञान का सहारा ले रहे हैं, और बाकी क्रिएटिविटी जो है वो आपकी कला है, ठीक है। इसके बाद लिख लीजिए, शिक्षण के कौशल में संचार का प्रभुत्व है। शिक्षण के कौशल में संचार का प्रभुत्व है। संचार का प्रभुत्व है। संचार का मतलब समझ रहे हैं, कम्युनिकेशन, ठीक है। और प्रभुत्व का मतलब होता है उसका मतलब मेन वही चीज है, मतलब जितना अच्छा संचार होगा उतना उतनी अच्छी टीचिंग होगी। कोई धीमे बोल रहा है या कुछ बोल रहा है अस्पष्ट समझ में नहीं आ रहा है तो क्या होगा, तो मामला गड़बड़ा जाएगा, सब कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट है, शिक्षण के मुख्यतः तीन पक्ष होते हैं। शिक्षण के उद्देश्य, काम सीखने के अनुभव व व्यवहार में परिवर्तन। एम ऑफ टीचिंग, एक्सपीरियंसेस ऑफ लर्निंग और चेंजिंग इन बिहेवियर। ये तीन पक्ष होते हैं मुख्यतः शिक्षण के, ठीक है। हाँ, चेंज इन बिहेवियर, व्यवहार में परिवर्तन। और ये एक तरीके से देखा जाए तो सिस्टमेटिक भी, मतलब शिक्षण के उद्देश्य क्या आप लेके, शिक्षा के उद्देश्य क्या लेके चलेंगे, शिक्षा के उद्देश्य ही लिखिएगा, ठीक है। तो शिक्षण के उद्देश्य भी लिख दिया होगा वो भी चल जाएगा, लेकिन शिक्षा का उद्देश्य थोड़ा सा ब्रॉड टर्म है। शिक्षा का उद्देश्य सीखने के अनुभव, कि भाई शिक्षा के उद्देश्य लेके चले, बच्चे ने सीखा, उसके क्या एक्सपीरियंस रहे, और उसके व्यवहार में परिवर्तन। हम लोग कैसे व्यवहार में परिवर्तन के लिए ही हम लोग अचीवमेंट टेस्ट करते हैं, हम लोग मूल्यांकन का प्रक्रिया करते हैं। अगला लिख लीजिए, शिक्षण सुनियोजित प्रक्रिया होती है। इसलिए शिक्षक को उद्देश्य, इसलिए शिक्षक को उद्देश्य, कॉमा, शिक्षण के तरीके, मेथड्स ऑफ टीचिंग, और मूल्यांकन तकनीक तय करनी चाहिए। इवैल्यूएशन टेक्निक तय करनी चाहिए।
इसलिए शिक्षक को उद्देश्य, कामा शिक्षण के तरीके और मूल्यांकन तकनीक तय करनी चाहिए। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज और लिख लीजिए, अगला पॉइंट, अच्छा शिक्षण लोकतांत्रिक है। गुड टीचिंग इज डेमोक्रेटिक। अच्छा शिक्षण लोकतांत्रिक है। लोकतंत्र आप जानते ही हैं, ठीक है, जिसमें सभी का ख्याल रखा जाए। अगला लिख लीजिए, शिक्षण शिक्षण छात्रों को मार्गदर्शन, शिक्षण छात्रों को मार्गदर्शन, कौमा दिशा और प्रोत्साहन प्रदान करता है। दिशा और प्रोत्साहन प्रदान करता है। नेक्स्ट लिख लीजिए, शिक्षण बच्चों को जीवन में समायोजन करने में मदद करता है। शिक्षण बच्चों को जीवन में समायोजन करने में मदद करता है। नेक्स्ट लिख लीजिए, शिक्षण उपचारात्मक है। शिक्षण उपचारात्मक है और शिक्षक को छात्रों की सीखने की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। शिक्षण उपचारात्मक है, शिक्षण उपचारात्मक है, ठीक है, आगे लिखिए, और शिक्षक को छात्रों के सीखने की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। समस्याओं का समाधान करना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि हम लोगों ने उपचारात्मक, मतलब जानते हैं उपचारात्मक क्या, हमने बताया कि भाई पहले निदानात्मक होता है, भाई पहले कमियां जानी जाती हैं और उन कमियों को दूर किया जाता है, उपचारात्मक। तो शिक्षण उपचारात्मक है का मतलब ये है कि हम लोग एक आदर्श शिक्षण की बात कर रहे हैं, एक आइडियल टीचिंग की बात कर रहे हैं, कि जहां पे टीचर आके बस पढ़ा के ना चला जाए केवल, जहां पे टीचर ऐसे पढ़ाए कि बच्चों की कमियां को जानते हुए और उनको दूर करता चला जाए। तो शिक्षण का जो नेचर है वो उपचारात्मक है। शिक्षण मतलब ये तो मतलब ही नहीं कि शिक्षक पढ़ा के चला जा रहा, बताता रहे कि अगर कमियां हैं तो उनको दूर करता चला जाए साथ साथ में, ये चीज है। मैं पढ़ाते चला है, पढ़ाते चले जा रहे, और हम अपना सिलेबस खत्म कर दे रहे, लेकिन बच्चा बच्चा पढ़ पा रहा है नहीं पढ़ पा रहा, हमारे साथ चल पा रहा नहीं चल पा रहा, ये जानना क्या है, निदानात्मक है, और उनको साथ में दूर करना उपचारात्मक है। तो निदानात्मक और उपचारात्मक जरूरी नहीं कि अलग से ही किया जाए, हम अपनी जो पढ़ाई करते हैं, टीचिंग करते हैं, उसमें निदानात्मक, उपचारात्मक और मूल्यांकन तकनीक सब चलती रहती है एक साथ। क्वेश्चन आयर हम लोग करते हैं, सब करते हैं, तो सब ये मूल्यांकन और वही सब है, सीखने में किस तरीके से बच्चों के व्यवहार में क्या परिवर्तन आया है। व्यवहार में यही उसी परिवर्तन की बात है कि बच्चों से क्वेश्चन पूछ रहे लगातार क्लास में, बच्चे हाथ नहीं उठा रहे, खड़े नहीं हो रहे, उसके बाद फिर उनको सिखा रहे, समझा रहे, बता रहे, फिर नहीं खड़े हो रहे, फिर कर रहे, तो उसमें दो चार बच्चे हाथ खड़ा कर रहे, दो चार बच्चे बता रहे, बहुत अच्छा बता रहे, चार पांच बता रहे, 10 बता रहे, तो यानी कि वो बच्चे जो बताते चले जा रहे, लगातार संख्या बढ़ती जा रही है बताने वालों की, तो ये व्यवहार में परिवर्तन उनके हो रहा है, ये चीज है, ठीक है, मतलब जो व्यवहार में परिवर्तन बात है। नेक्स्ट है, शिक्षण शिक्षण छात्रों के सोचने की शक्ति को उत्तेजित करता है। उत्तेजित करता है मतलब एक्साइटेड करता है किसको, थिंकिंग लेवल को। शिक्षण छात्रों के सोचने की शक्ति को उत्तेजित करता है और उन्हें स्वयं सीखने की ओर निर्देशित करता है, और उन्हें स्वयं सीखने की ओर निर्देशित करता है।
और नहीं नहीं, निर्देशित करता है, लास्ट में निर्देशित करता है। भाई सोचने की शक्ति को उत्तेजित करता है भाई शिक्षण। और जब शिक्षण जब उत्तेजित करता है तो उन्हें स्वयं सीखने के लिए निर्देशित करता है कि स्वयं सीखो तुम। अगला लिखो। शिक्षण शिक्षण का अवलोकन, विश्लेषण और मूल्यांकन किया जा सकता है। शिक्षण का अवलोकन, विश्लेषण और मूल्यांकन किया जा सकता है। और इसमें लास्ट लिख लीजिए आप, शिक्षण की मुख्यतः दो अवस्थाएं होती हैं। पूछा जा सकता है ना कभी, शिक्षण की अवस्थाएं कितनी होती हैं और क्या होती हैं, कैसे होती हैं, तो वो आपको पता है अच्छे से, बस आपको केवल हम बता मतलब एक तरीके से गाइड कर रहे हैं। इसमें लिख लीजिए, रोमन अंक में लिख लीजिए, नंबर 1, नंबर 2, व्यापक अर्थ में शिक्षण जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है, आपको पता ही है। और सेकंड, संकुचित अर्थ में शिक्षण स्कूल तक सीमित है। आपने क्या शिवांशी नाम बताया था ना? हाँ, शिवानी, शिवानी मिश्रा। अच्छा, आप क्या बताया था? नाम नाम आपका? वाशी। वो नाम तुम्हारा यूनिक है, जल्दी सुनने को मिलता नहीं है इसीलिए भूल जा रहे हैं बार बार। क्या वाशवी, क्या मतलब अर्थ होता है इसका वैसे? इंद्राणी है तो अच्छा इंद्राणी, अच्छा इंद्र की जो इंद्राणी। हाँ हाँ, वाइफ ही नाम है। हम्म। नहीं, नाम अच्छा है, नाम ऐसे ही होना चाहिए जो मिले ना जल्दी ऐसे कुछ नाम ऐसे होते हैं जो कॉमन होते हैं, सब मिलते ही हैं। जैसे प्रियंका नाम तुम्हें मिलेगा, तुम्हें सब जगह तुम्हें एक दो रिश्तेदार में तुम्हारे और सहेली में जरूर कोई ना कोई होगा। दीपिका जरूर कोई ना कोई होगा, है तो ये रेखा जरूर होगा, तो ये ऐसे नाम है, ये कॉमन है सब, तुम्हारा अलग है कल, ये बात है। चलिए थोड़ा क्वेश्चन पूछ लें। व्यापक अर्थ, चलो पहले तो अंग्रेजी में बता दें। व्यापक का मतलब अंग्रेजी में हम लोग बोलेंगे एजुकेशनल कॉन्सेप्ट इन वाइडर सेंस, वाइडर सेंस, वाइडर सेंस, ठीक है। एजुकेशनल कॉन्सेप्ट इन नैरोअर सेंस, ये संकुचित हो गया। व्यापक का मतलब हो गया जाके कि मतलब बहुत बृहद, बहुत बड़ा। व्यापक का मतलब हम जैसे कि ब्रह्मांड की बात अगर हम करेंगे तो हम ब्रह्मांड के लिए शब्द हम क्या बोलेंगे? ब्रह्मांड के लिए हम बोलेंगे कि ये बहुत व्यापक है, ईश्वर बहुत बहुत शक्तिशाली, सर्वशक्तिमान है, व्यापक है। सूर्य की बात करेंगे तो व्यापक है। लेकिन हम इस कमरे की बात करेंगे तो हम इसको बोलेंगे संकुचित है। क्यों संकुचित है? मालूम है, यहां से दीवार शुरू होकर वहां खत्म हो गई। किसी सड़क की बात करेंगे तो संकुचित है। कोई भी चीज, कोई भी ऐसा, और हम जब इसको बेसिकली जब हम इसको चिंतन की बात करने लगते हैं, सोचने की,
तो अक्सर ऐसी चीज होती है, बहुत संकुचित सोच है, बहुत नैरोबल थिंकिंग है, बहुत छोटी मानसिकता के लोग हैं, बहुत जो भी शब्द इस तरीके के हम प्रयोग करते हैं, तो उसका मतलब ही यही है कि जिसकी सोच सीमित है। भाई आप कॉन्सेप्ट समझिए ना। तो हम लोग इस एजुकेशन के इस कॉन्सेप्ट में सीमित चीजें हैं, जैसे कि इसमें कुर्सियों की संख्या सीमित होगी, लेकिन ज्ञान कैसे, ज्ञान असीमित है। ज्ञान केवल यहाँ कुर्सियों में नहीं मिला, ज्ञान हम ट्रेन में जा रहे हैं, हमको ट्रेन में हम कुछ, हमें हमारा ना लेना ना देना, हम अच्छे खासे सीट बैठे हुए हैं, चार लोग अपने डिस्कस करके कर रहे हैं और हमारा ज्ञान वर्धन हो रहा है। हम ना उसमें बोल रहे, ना हम उसमें, ना हम छात्र हैं ना शिक्षक हैं, लेकिन शिक्षण चल रहा है। शिक्षण क्या हो रहा है, वो लोग जो बात डिस्कस कर रहे हैं उससे जो निकल कर आ रहा है वो शिक्षण हम तक पहुंच रहा है। तो ये शिक्षण का क्या व्यापक अर्थ है। हम बताते रहे कि आपने देखा कि हाँ, कि आपको पता ही नहीं था कि बाएं चला जाता दाएं चला जाता, लेकिन आपके सामने आप देख रहे हैं कि बाएं कोई चल रहा है तो उसका चालान हो रहा है, आप बच के निकल गए, लेकिन आपको शिक्षण आपने आपने सीख लिया कि नहीं, हमें मतलब दाएं नहीं बाएं चलना है। जो भी जीवन में जो कुछ भी सीखना है, जो कुछ भी करना है, तो वो शिक्षण का व्यापक अर्थ है। जैसे हमने आपको बताया कि भाई आपने साइकिल चलाना कभी सीखा, लेकिन आप क्या उसकी ट्रेनिंग लेने गए थे कहीं क्लास में, स्कूल में सिखाया जाता था कि आज चलो, आज क्या है, आज लैब में आज साइकिल चलाना सिखाई जाएगी। तो क्यों? क्योंकि वो व्यापक अर्थ से प्रभावित थे। ठीक है, कोई भी चीज, खाना खाना आपको कभी कभी किसी ने बताया कि नहीं ऐसे करके मुंह ऐसे करके चलाओ चलने लगेगा। आप जब आप बचपन में ही आप जानते थे कि ऐसे खाया जाएगा और ऐसे मतलब चीजें होंगी। ठीक है, या प्यास लगेगी तो पानी पीना है, करना है। तो जो कुछ भी आपने स्वयं से सीखा, जीवन के जितने भी अनुभव आप अर्जित करते चले जा रहे हैं वो मतलब कहां से आ रहे हैं, वो शिक्षण के व्यापक अर्थ से, मतलब वो शिक्षा का ही व्यापक अर्थ है। हम लोग क्योंकि यहाँ पे शिक्षण की बात कर रहे हैं, हमने उसको शिक्षण कह दिया। भाई हम कहते हैं कि शिक्षा के व्यापक अर्थ, सब कुछ शिक्षा के व्यापक अर्थ है, लेकिन वो जो कम्युनिकेशन जो हो रहा है, शिक्षा का व्यापक अर्थ ये है कि भाई बहुत बड़ी होर्डिंग लगी है, बहुत बड़ा कुछ भी लिखा हुआ है, आप किसी मॉन्यूमेंट में जाओ, कहीं जाओ, सब में लिखा हुआ होता है, इतनी तारीख, इतना, वो नीला नीला से होता है वो सिस्टम, उसका व्हाइट कलर से उसमें लिखा होता है, लिखा हुआ ये स्मारक ऐसे बना, ये बना, इनकी आज बना, सब कुछ लिखा होता है। ठीक है, तो वो तो शिक्षा हो गई व्यापक, भाई सभी के लिए सर्व सुलभ है। लेकिन आप उसको पढ़ रहे हैं, आप उसकी फोटो खींचे ले रहे हैं, बाद में पढ़ रहे हैं, या आप उसको बाद में देख रहे हैं, कर रहे हैं, तो ये सब सारी चीजें, ये सब शिक्षण है। या आपने यूट्यूब से मान लो कोई चीज देखी, समझी, तो ये शिक्षण तो हो रहा है ना। तो ये शिक्षण का व्यापक अर्थ हो गया ना, कि आपको थोड़ी ना बताया कि यूट्यूब से देखना है, गूगल से देखना है, आपको कभी नहीं किसी ने बताया, आप खुद ही देख रहे हैं, खुद ही सीख रहे हैं। आप घर में बहुत सारी चीजें अपने माता पिता से सीख रहे हैं, या किसी से भी टीचर से पूछ के सीख रहे हैं, कर रहे हैं, कोई जिज्ञासा आपको, तो मतलब आपके मन की कोई भी जिज्ञासा, कोई भी क्यूरोसिटी का समाधान किसी भी माध्यम से हो, वो शिक्षा के व्यापक ही अर्थ से प्रभावित होगा, क्योंकि संकुचित अर्थ तो उसमें शामिल है ही है। क्योंकि हमने पाठ्यक्रम की बात पूरी तरीके से करने की, हमने शिक्षा के संकुचित अर्थ में करी, कि संकुचित अर्थ में लिमिटेड, एक सीमित समय होगा, सीमित जगह होगी, सीमित पढ़ाई होगी। भाई अब टाइम खत्म है आपका, तो ये संकुचित है ना। व्यापक का कोई समय नहीं है। आते जाते, उठते बैठते, खाते पीते, नहाते धोते, फोन पे बात करते, फोन पे चैट करते, फेसबुक चलाते, व्हाट्सएप चलाते, कुछ भी करते, कहीं पे भी आ रहे जा रहे, जो भी जीवन में ज्ञान को ग्रहण कर रहे हो, शिक्षा के क्या व्यापक अर्थ है। और जिस भी माध्यम से आप सीख रहे हो, कम्युनिकेशन जो हो रहा है, वो सब वो शिक्षण है। तो ये दोनों चीजें हैं, मतलब ये दो, और शिक्षण हमेशा ये दो ही तरीके से होगा। भाई शिक्षा के तो हमने अर्थ बताया आपको, शिक्षा का औपचारिक शिक्षा है, अनौपचारिक शिक्षा है, निरौपचारिक शिक्षा है। लेकिन शिक्षण के जो है वो दो ही तरीके से प्रभावित होंगे। जैसे कि हमने बताया कि जो औपचारिक शिक्षा है वो शिक्षा का संकुचित अर्थ ही है, जो अनौपचारिक शिक्षा है वो शिक्षा का व्यापक अर्थ है। उसमें चूंकि अब हम लोग ट्रेंड उसमें आ गए हैं नए, उसमें तो एक और हमने निरौपचारिक निकाल लिया कि भाई इसको किस में ले जाएं, दूरस्थ शिक्षा को, या प्राइवेट हम लोग कुछ एमए वगैरह कर लेते हैं, इसको किस में ले जाएं। जितने भी इस टाइप की चीजें होंगी कि जिसमें शिक्षक और शिक्षा व्यवस्था जो है का कोई सिस्टम विशेष ना हो, बाध्यता ना हो, छूट ना हो व्यापक शिक्षा वाली, और बंधन ना हो इसका, तो वो अब निरौपचारिक हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल। हम्म।
अपनी वो तो यूजीसी ने कर दिया है, यूजीसी ने कर दिया है, लेकिन इम्प्लीमेंट मतलब पहले तो हमारे 2 डिग्री अगर एक साथ अगर ले रहे हो तो आप कोर्ट जाके वो कर सकते हो कि हमने रेगुलेशन उसका देखा था तो हमने कर लिया। लेकिन ये है कि यूनिवर्सिटी ने अभी शायद जारी नहीं किया है, अपनी यूनिवर्सिटी ने तो नहीं किया है कि निकालती है हमारे यहाँ भी वो एक जियो आया हुआ है ऊपर से यूजीसी से, तो हमने उसको कर दिया है, अभी नहीं किया है। लेकिन आप क्या है कि आप लड़ाई लड़ सकते हैं उसकी, आप मान लो 2 डिग्री अगर ले रहे हो तो अब आपका वैलिड मान लिया जाएगा। भाई अभी आप मान लो अभी आपने एडमिशन लिया एमए में और साथ में एमएड भी आप कर रहे हैं, या मान लो साथ में कोई भी डिप्लोमा कर रहे हैं, तो वो साल 2 साल बाद आपका कंप्लीट होगा, तब तक आ जाएगा तो मान्य हो जाएगा। पैसे भी कहीं भी दोनों चीजें एक साथ नहीं अगर लगानी हो तो आप पैसे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। भाई कोई यूनिवर्सिटी के बाद एमए कर रहा है कुछ कर रहा है तो क्या मतलब क्या करना है, एमए यूनिवर्सिटी कौन एक साथ लगाएगा इस तरीके से। अब बहरहाल वो तो पहले भी था कि प्राइवेट अगर आप कुछ अगर कर रहे हो, और थोड़ा सा ये फाउंडेशन इन लोगों ने लगा दी थी कि फाइनल ईयर से नहीं होना चाहिए, भाई एमए का सेकेंड ईयर है प्राइवेट में और उसी साल बीएड भी है आपका, तो वो ना तो एमए का फर्स्ट ईयर हो और बीएड का मतलब अब तो 2 साल हो गए, मान लो पहले 1 साल का था, बीएड उस साल मान लो हो गया, एमए का 1 साल हो गया, अगले साल आपका इस तरीके से मान्य हो जाएगा। हाँ। कोई दिक्कत नहीं, कुछ नहीं होगा, कोई पढ़ाई तो ये समझ लीजिए कि प्राइवेट और रेगुलर का कहीं पे भी कोई भी आज तक ऑप्शन या कुछ ऐसा होता ही नहीं है कि इसमें केवल रेगुलर वाले मांगे जा रहे प्राइवेट मांगे जा रहे, कोई समस्या है ही नहीं है। यानी कितने आईएएस पीसीएस जाने कितने बने बैठे हैं जो प्राइवेट ही जिनने किया हुआ, यानी कितने पीजीटी की नौकरी कर रहे हैं जो केवल एमए करेंगे, तो प्राइवेट एमए करेंगे, तो पढ़ाई अपनी हिस्ट्री से मान लो उनका हिस्ट्री में पकड़ है, पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, हम जानो खाली जाने जाना नहीं, कुछ करना नहीं, प्राइवेट में एमए कर लिया हिस्ट्री से और कहीं कुछ नहीं, और उसके बाद आराम से वो बढ़िया पीजीटी निकाल लिया, मतलब इधर तैयारी कर रहे हैं, उसकी हिस्ट्री अच्छी मजबूत होगी। तमाम मित्र हैं ऐसे, प्राइवेट में तो कहीं कोई इशू है ही नहीं, प्राइवेट में देखा जाए तो अच्छा है कि आपने सेल्फ इतना मतलब पढ़ाई करी, प्राइवेट आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत, बी काम है ना। तो आपका 3rd सेमेस्टर है, इस साल कंप्लीट हो जाएगा, मतलब इस साल प्राइवेट वाला जो है डाल दो और कंप्लीट का है, कंप्लीट तो हो ही जाएगा जब तक आएगा, अब ये 1 सेमेस्टर आपका मार्च में कंप्लीट हो जाएगा, और उधर अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अगस्त तक में हो जाएगा, वो भी अगस्त सितंबर तक। प्राइवेट हाँ बंद हो गया, हाँ डिस्टेंस वाला करना पड़ेगा, डिस्टेंस वाले में तो कोई दिक्कत, हाँ राष्ट्रीय चरणों का देख रही है, टाइम बर्बाद होगा।